आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद यह पहला ऐसा विधेयक था जिस पे रात के 2:30 बजे तक चर्चा चली और करीब करीब जो समय था वो 18-19 घंटे दिया गया। बड़ी सार्थक चर्चा हुई। लेकिन जब, और मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हमारे कृषि मंत्री महोदय जब उन्होंने यह विषय रखा लोकसभा में, उसके बाद 2:30 बजे तक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी सुबह से लेकर 2:30 बजे तक सदन में बैठे रहे। सभी सदस्य, चाहे वो पक्ष के सदस्य थे चाहे वो विपक्ष के सदस्य थे, सबकी बात को सुना, सबकी बात को नोट किया और उसके बाद अगले दिन सुबह जब मंत्री महोदय ने जवाब देना था तो हमारे विपक्ष के जो मित्र थे, इंडिया अलायंस के मित्र थे, श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इतना भयंकर शोर मचा पूरे सदन में, इतना भयंकर शोर मचा। आप भी इसके साक्षी रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो केवल विषयों को विषयांतर करना चाहते हैं और एक एक विषय का जवाब दिया उन्होंने 2 घंटे उस शोर में दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो विपक्षी मित्र है वो आखिर चाहते क्या है। जो जो विषय उन्होंने उठाए सदन में 18 घंटे तक एक एक विषय का जवाब दिया कृषि मंत्री महोदय ने, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विपक्ष है, चाहे वो केंद्र का इंडिया अलायंस है, चाहे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो तो सत्ता में है, श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में वो तो सत्ता में है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि सत्ताधारी दल रिज पर अनशन कर रहा है। अब मेरी समझ से बाहर है क्यों अनशन कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। महात्मा गांधी जी तो हमारे दिल में बसते हैं और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। कांग्रेस की सरकार ने 32 वर्षों तक निष्कंटक राज किया, निष्कंटक राज किया उन्होंने, लेकिन महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई। जब केंद्र में और हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तब महात्मा गांधी जी का नाम लेना शुरू किया हम लोगों ने। और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अंत्योदय। यह महात्मा गांधी जी का बड़ा प्यारा शब्द था जो विकास की दृष्टि से सबसे अंत में खड़ा है, उसका विकास करना, अंत्योदय। मैं आपसे भी यह प्रश्न कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने से पहले क्या किसी को पता था कि अंत्योदय क्या नाम है? अंत्योदय किसको कहते हैं? शांता कुमार जी जब पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अंत्योदय योजना लेकर आए थे। वो किसको श्रद्धांजलि थी? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि थी। केंद्र में हमारी सरकार बनी, शांता कुमार जी खाद्य मंत्री बने, अंत्योदय अन्न योजना लेकर आए। वो किसको श्रद्धांजलि थी? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, क्यों ऐसी योजना नहीं लेकर आए? और आज हाय तौबा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। तो मेरा एक पहला प्रश्न यह है अपने विपक्षी मित्रों से कि जब आप इस योजना को लेकर आए थे, 3-3 बार तो आपने नाम बदला उसका। क्या किसी ने आपसे प्रश्न किया? 3-3 बार नाम बदला। आपने कहा जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद आपने इसका नाम बदल दिया, रोजगार गारंटी योजना कर दिया। उसके बाद फिर आपने इसका नाम बदला, आपने इसका नाम नरेगा रख दिया। और चौथी बार फिर आपने इसका नाम बदला, उसका नाम मनरेगा रख दिया। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि कोई भी योजना जब जब कोई सरकार लेकर आती है, समय और काल के मुताबिक उस योजना में परिवर्तन होते हैं। यह लाजमी भी है और जरूरी भी है। तो यदि केंद्र में हम इस बार
इस योजना को थोड़ा बदल कर लाए हैं। पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में हाय तौबा मचा दी, कह रहे हैं हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अब किस लिए वो सड़कों पे उतरेंगे, ये प्रश्न मैं आज आपके माध्यम से इनसे करूंगा। अब इस योजना को लाने का कारण क्या था, मैं गाड़ी में बैठे बैठे कुछ पॉइंट्स देख रहा था, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश है। अब हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण रोजगार सबसे अधिक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब उसमें राहत देकर आप इस योजना में ना तो स्थिरता ला सकते हैं, ना उसमें उत्पादकता ला सकते हैं, ना ही उसमें कुछ नयापन कर सकते हैं। इस विषय में चिंता की केंद्र की सरकार ने। अब जो यूपीए के समय की मनरेगा जो थी, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मनरेगा में केवल राहत आधारित मॉडल था, उसमें और कोई नई योजनाएं नहीं थी। राहत आधारित मॉडल को बढ़ावा दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार, कुशासन और बैड एसेट्स क्रिएट हुए। ये मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं, जो यूपीए की सरकार लेकर आई थी। अब ये जो सारा सिस्टम था, ये जो संरचना थी, इसकी विफलता को पहचानते हुए एनडीए सरकार ने मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की को नई परिभाषा देते हुए बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू किया। अब ये क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो ये है, एक तो सरकारी जो खर्च है, बीबीजी रामजी जो योजना में जो सरकारी खर्च है, उसमें कौशल सृजन होगा, नंबर 1। नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स बनेंगे और जो स्थानीय उद्यम है उनको बढ़ावा मिलेगा। अब इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक लक्ष्य रखा है हम सबके उसके ऊपर कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, और जो कृषि प्रधान इकोनॉमी है उसमें ग्रामीण रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए ये जो योजना है, ये जो बीबीजी रामजी योजना लेकर आए, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। इसलिए इस योजना में थोड़ा सा बदलाव लाने की जो कोशिश की गई है और जो विधेयक लाया गया है, वो बहुत बहुत अधिक आवश्यक था। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और फाइनेंशियली 1,51,000 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा। 1,51,000 करोड़, ये जो नई योजना आ रही है। अब इस नई योजना में क्या क्या नया लेकर आए हैं? पहले आप क्या करते थे? 100 दिन का रोजगार, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था। अब उस 100 दिन के रोजगार में भी प्रैक्टिकली आज आप देखें तो 51 दिन का रोजगार मिलता था। ओनली 51 डेज। ये जो नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो नई आया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं, एक्ट 2025 जो लेकर आए हैं, इसमें पूरा 125 दिन का किया गया है। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन का किया गया। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और ये जो अधिनियम है, इसमें ऐसे प्रावधान है, इन प्रावधानों के मुताबिक 125 के 125 दिन ही रोजगार मिलेगा।
और उसमें एक और प्रावधान किया गया है, यदि जो इसके लिए एलिजिबल है, जिसने अप्लाई किया है इस रोजगार गारंटी योजना के लिए, यदि सरकार उसको रोजगार विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड नहीं दे पाती है तो उसको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, जो पहले नहीं था। क्या इसका विरोध कर रही है कांग्रेस? क्या इसका विरोध इंडिया अलायंस कर रहा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया? इसका हम विरोध करते हैं। यदि विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड हम रोजगार नहीं दे पाते हैं तो सरकार ने यह प्रावधान कर दिया, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, कि हम उसको रोजगार भत्ता देंगे। क्या वो इसका विरोध करने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से इंडिया अलायंस से भी और हिमाचल प्रदेश की आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से भी। नंबर 2, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया। 125 के 125 दिन रोजगार दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया। और यदि नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया। यह एक नया विधेयक में यह नई एडिशन है। नंबर 2, हमारा जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब फसल की कटाई का समय होता है, उस समय हमें मजदूर नहीं मिलते, सबसे बड़ी समस्या होती है। इसका प्रावधान किया गया इसमें, बीबीजी रामजी एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। एक्सट्रीम जो डेज हैं वो 60 डेज, उन 60 डेज में यह जरूरी है कि 60 दिन और कोई काम बंद करके केवल खेती का काम, फसल की कटाई का काम किया जाए, इसका भी प्रावधान किया गया है। और साथ में इसमें इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना के तहत लिया गया है। ये करना ही पड़ेगा। एक नया एडिशन इस एक्ट में किया गया है मित्रों। और तीसरी चीज, बहुत हो हल्ला कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मित्र, लोकसभा में आप सबने भी देखा होगा, मैं तो साक्षी था उसका, और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो ये है, वो कहते हैं जी कि आपने तो अब 60-40 कर दिया। पहले 90-10 था, अब आपने 60-40 कर दिया। मुझे यह बताइए, जो सफिशिएंट स्टेट्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी? पहले 90 केंद्र करता था, 10 प्रदेश करता था। और आप सब जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो उनका 10% हिस्सा है वो भी नहीं देते हैं। लेकिन केंद्र ने इसकी जवाबदेही तय करते हुए अब प्रदेशों को जवाबदेह होना पड़ेगा, प्रदेशों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। 60 और 40 की रेशो से काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जितनी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जितने हमारे पहाड़ी प्रदेश हैं, उनके लिए आज भी 90 और 10 का ही अनुपात है, और हिमाचल भी उनमें से एक है। अब यह बताइए कि किस चीज का प्रलाप कर रहे हैं ये हमारे कांग्रेसी मित्र। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार से। हिमाचल को उसी अनुपात से राहत मिलेगी जैसे मिलती रही है। 90% हिमाचल में अब भी केंद्र ही करेगा, केवल 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश को करना पड़ेगा। और जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व राज्य हैं, क्योंकि वो बड़े छोटे राज्य हैं, बहुत छोटे राज्य हैं, उनका भी ध्यान रखा केंद्र की सरकार ने। उनके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं। जो
सेल्फ सफिशिएंट स्टेट्स हैं उनको 60-40 के तहत लिया गया है, और उसके पीछे भी कारण केवल यह है अकाउंटेबिलिटी। आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और उसका नुकसान क्या था? उसका नुकसान था फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, सबसे बड़ा कारण था। वो नहीं होगा। अब जब 40% उनको देना पड़ेगा तो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन नहीं होगा। योजनाओं की उत्पादकता नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी। उस क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए केंद्र स्तर पे मॉनिटरिंग कमेटी का निर्माण किया गया। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है नेशनल लेवल की। जो जितनी भी बीबीजी राम जी की जो योजनाएं बनेंगी, उसकी निगरानी के लिए केंद्र से स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण हुआ है। वैसे ही स्टेट में भी स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण हुआ है। अब धांधलेबाजी, कुछ भी कर जाओ, जहां आपकी सरकारें हैं, कुछ भी कर लो, कहीं भी डाइवर्शन कर दो, वो अब नहीं होगा। इसके लिए केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस एक्ट में ये छोटे छोटे बदलाव किए। उससे क्वालिटी आएगी, उत्पादकता बढ़ेगी, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनेगी, गांव की इकोनॉमी बनेगी। गांव के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं कि गांव के विकास का मॉडल क्या होगा। दे आर सपोज टू डू देमसेल्व्स ओनली। उनको ही इस विषय में विचार करना पड़ेगा और इस विषय में वही निर्णय करेंगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, मुझे लगता है, ये जो यहां पे ये लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है। और अंत में मैं आपसे एक तो मैं तुलना करूंगा, क्योंकि बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे, और मैं तो सुन रहा था यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने हैं, मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूं, कांग्रेस के। वो कह रहे हैं हम तो सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो मैं तुलना कर रहा हूं, तुलना बता रहा हूं, तो अब किस लिए वो सड़कों पे उतरने वाले हैं, ये मेरा प्रश्न होगा उनसे। और एक चीज और, जो अकुशल शारीरिक श्रम है, उसके लिए जो मजदूरी की दरें हैं, उनको अब केंद्र सरकार द्वारा ही अधिसूचित किया जाएगा। उसको केंद्र सरकार ही नोटिफाई करेगी। लेकिन जब तक पृथक दरें अधिसूचित नहीं की जाती हैं, तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लागू मजदूरी दरें ही जारी रहेंगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और मैंने पहले कहा कि जहां पात्र आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, वहां राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व होगी। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। पहले ये केंद्र पर करते थे, अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो मैंने कहा कि 100 दिन में केवल 50 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 के 125 दिन ही रोजगार देना पड़ेगा उनको। और अगर नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देना भी जिस प्रदेश में ये योजना चल रही है, उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होगी। चाहे वहां हमारी सरकार है वो देखेगी, विपक्ष की सरकार है तो वो देखेगी। और मैं थोड़ी सी आपसे तुलना करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि ये इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे विपक्षी मित्र। ये जो महात्मा गांधी नरेगा था, उसमें मैं तुलना कर रहा हूं 2006-07 से 2013-14, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और 2014-15 से 24-25 जब हमारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 11 वर्षों से सरकार काम कर रही है, उसकी मैं थोड़ी तुलना आपके सामने करना चाहता हूं कि जो बड़ी हाय तौबा कर रहे हैं उनके समय क्या हुआ और हमने 11 वर्षों में क्या किया, ये मैं थोड़ी तुलना करना चाहता हूं। कुल सृजित श्रम दिवस, वर्किंग डेज कितने थे 2006-07 से 13-14 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी? 1660।
करोड़, और जब हमारी सरकार बनी 3210 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। क्या कांग्रेस के मित्र इसलिए सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमारे समय में 1660 करोड़ श्रम दिवस थे, मोदी जी ने 3210 कर दिए? ये अच्छा नहीं किया, इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। ये प्रश्न है मेरा। रिलीज की गई केंद्रीय निधि 2006-7 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी 2,13,220 करोड़, यूपीए के समय की 2,13,220 करोड़। हमारी जब सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में 14 से लेके 25 तक 8,53,810 करोड़, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। क्या इसके लिए वो सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमने जितना दिया आपने उससे 4 गुना अधिक दे दिया, ग्रामीण रोजगार के लिए निधि दे दी? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम सड़कों पे उतर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। पूर्ण कार्यों की संख्या, जो काम इस योजना के तहत पूरे हुए 2006-7 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी 153 लाख, 153 lakhs, और 2014 से 2025 तक जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 862 लाख, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। इसके लिए मेरे कांग्रेसी मित्र सड़कों पे उतर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। व्यक्तिगत पर्सनल एसेट्स जो बने, उनका जो निर्माण हुआ 2006-7 से 2013-14 तक यूपीए की सरकार में 17.6%, आई रिपीट 17.6%, 2014 से 24-25 तक जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 62%, 95%। ये तो मैं भूल ही रहा हूं कि कितने गुना बढ़ गया। और राहुल गांधी जी लोकसभा में हाय तौबा कर रहे थे, इंडिया अलायंस हाय तौबा कर रहा था लोकसभा में, और अब कांग्रेस के मित्र सड़कों पे उतर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इतना काम कर क्यों दिया अपने गांव के रोजगार के लिए? ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। नरेगा सॉफ्ट में आधार सीडिंग इसलिए की जाती है ताकि डबलिंग ना हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। उसमें देखिए जनवरी 2014 में 12.12 लाख और यहां 76 लाख हमारे समय। सीधे कामगारों के खातों में मजदूरी जो मोदी जी के आने पे शुरू हुई थी, इनके समय में उपलब्धि नहीं है। देयर इज नो रिकॉर्ड एट ऑल। 2006-7 से 13-14 तक कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है कि कैसे किसके खाते में कितने पैसे आए। और यहां देखिए 28 राज्यों और 5 संघ राज्यों के क्षेत्रों में यह काम हुआ है, रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि मोदी जी पारदर्शिता लेकर आए हैं इस योजना में। अब इस योजना में घपलेबाजी नहीं हो सकती, इस योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इसके लिए वो अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। और महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो वहां के जो एसेट बने थे, जो नरेगा में जो एसेट बने थे, उसकी जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग क्यों की जाती है? जियो टैगिंग केंद्र तक जाती है कि जिस योजना के लिए पैसा दिया गया कि उस योजना में लगा कि नहीं लगा।
वो वहां तक डैशबोर्ड में जाती है, केंद्र के डैशबोर्ड में, स्टेट के डैशबोर्ड में आती है। जियो टैगिंग की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। 2006-7 से 2013-14 तक ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। मैं जो मर्जी करते रहो, राम राज्य है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रावधान नहीं था। और जब मोदी जी 2014-15 से 25 तक देश के प्रधानमंत्री बने, पब्लिक डोमेन में 6.44 करोड़ से ज्यादा एसेट को जियो टैगिंग की गई है। यह मैं आपके सामने तुलना कर रहा हूं। क्यों इस विधेयक में परिवर्तन की आवश्यकता थी? और इनके 10 सालों में और हमारे 11 सालों में मैंने सारी तुलना, जो इस योजना पर आधारित तुलना है, मैंने आपके सामने की। इसलिए अंत में मैं यही प्रश्न केंद्र में राहुल गांधी जी से कर रहा हूं और यहां आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कर रहा हूं कि आप महात्मा गांधी जी के बुत के नीचे किस लिए अनशन पर बैठ गए? केवल दिखाने के लिए? मैं तो यह सारा चिट्ठा आपके सामने रख रहा हूं। क्या वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है जो नरेंद्र भाई मोदी ने 11 वर्षों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप सड़कों पर उतर रहे हो? तो यह बड़ा यक्ष प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप सब जितने चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी मैं बड़े जोरदार शब्दों में यह प्रश्न कांग्रेस की सरकार से करता हूं। मुझे केवल यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब उन्होंने ये कहा है कि स्थायी समिति, देखो जल्दबाजी में ये विधेयक है वो पारित कर दिया गया, स्थायी समिति को नहीं भेजा गया, 258 की खिलाफत हुई और राज्यों की सहमति क्यों नहीं दी गई? मैंने इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये प्रश्न करेंगे मुझसे, इसलिए मैं सारा रिकॉर्ड आपके सामने लेकर आया हूं। जब सरकार इतनी पारदर्शिता के साथ, वो जो मनरेगा थी, केंद्र की ओर से काम हो रहे थे, और मैंने ये रिकॉर्ड रखा आपके सामने, तब बताइए कि इसको जेपीसी में भेजने की आवश्यकता क्या थी? और आपने जेपीसी की बात की, इसके लिए किसी भी हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने एक आध बार कहा, उन्होंने कहा कि ये योजना जो है इस पे चर्चा होनी चाहिए, या तो जेपीसी में भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजो, या फिर इसके ऊपर चर्चा करो। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही इसकी पृष्ठभूमि आपको दी कि उन्होंने कहा कि 7 घंटे का समय बहुत नहीं है, 18-19 घंटे इस पे चर्चा हुई और फिर चर्चा से भाग गए। तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने ये बात आपके सामने। ये आरोप किया कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी और एसएस की जो विचारधारा है उसको थोपने का प्रयास हो रहा है। महात्मा गांधी के जो आदर्श है दुनिया भर में, है ना, उनको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है, इसीलिए भी वो महात्मा गांधी की ही उसके नीचे वो गोद में बैठे। मैंने इसीलिए ये जो अधिनियम आया, इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी थी। मैंने कहा, मैंने तो जब हमारी सरकार बनी है पहली बार, चाहे हिमाचल में बनी चाहे केंद्र में बनी, सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम किसने लिया? मैंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। ये केवल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारा अनर्गल प्रलाप हो रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब पारदर्शिता आ रही है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी हो रही है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने बताया जियो टैगिंग उपलब्ध ही नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है योजना ही बंद हो रही है, योजना को ही बंद किया जा रहा है। कांग्रेस वो कैसे योजना बंद हो रही है? सीधा जो मामला है वो ये है कि जो ये मनरेगा योजना है उसको बंद कर रही है। नहीं, मैंने आपके सामने सारे प्रावधान रखे हैं। हालांकि मैंने तो इसमें, अगर मैं पूरे प्रावधान गिनाऊं तो मेरे को तो 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। मैंने जो प्रमुख प्रावधान है वो सामने रखे, कहां लगता है आपको कहीं ये योजना बंद हो रही है? उन्होंने ये भी कहा है कि जो
आप चीजें सारी बोल रहे हैं, ठीक है, एक बात तो इन्होंने मान भी दी कि चल ठीक है चला भी दिया आपने योजना, बट अब ये जो आप कह रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कि प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहेगा या ग्राउंड पे नजर भी आएगा सारी चीजें? बिल्कुल ग्राउंड पे नजर आएगा जी, आप क्यों चिंता करते हो? ये तो क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस कह रही है कि मनरेगा जो है वो एक्ट है, एक्ट एक कानूनी ढांचा है सर, उसको इस्तेमाल नहीं हो सकती सर, जबकि जो ये बीवीजी है ये एक मिशन है सर, मिशन जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको 125 दिन का रोजगार देना है नहीं देना, फंडिंग करनी है नहीं करनी है। मैंने इसके विषय में मैंने बड़े विस्तार से आपके सामने चर्चा की है, और मैंने ये आपने घर में बैठ के तो पास किया नहीं, लोकसभा में 18 घंटे इसके ऊपर बहस हुई है, ठीक है जी। और कृषि मंत्री महोदय, मैंने कहा कि 2:30 बजे तक, रात तक हमारे बीच में बैठे रहे, जो प्रश्न विपक्ष के लोगों ने किए, माननीय सांसदगणों ने किए, उन सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया, और जब उनको लगा कि उनके हर क्वेरी का मुंह तोड़ जवाब कृषि मंत्री दे रहे हैं, तो इतना हो हल्ला पूरे लोकसभा में वो उठाया गया, वो आप सब मुझे लगता है उसके साक्षी होंगे। धन्यवाद।